नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन इन दावेदार में। होराइजन इन दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आने वाले निगम चुनाव में जो संभावित चेहरे जो उतरेंगे मैदान में, उन संभावित चेहरों के विजन को जानने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ हैं वार्ड 1 से बनवारी लाल शर्मा। बनवारी लाल शर्मा कोई छुपा हुआ चेहरा नहीं है, पहले भी एक बार उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन इस बार उनका विज़न बहुत डिफरेंट है। जो कोई भी कारण रहे हैं इनके पहले हार के, वह अपनी जगह है, लेकिन आज भी बनवारी लाल शर्मा पिछले 10 साल से, रिमार्केबल बात है, 10 साल से उस क्षेत्र की जो समिति है, हरिभाऊ उपाध्याय नगर विकास समिति है, उस विकास समिति के लगातार अध्यक्ष हैं और चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में बने हुए हैं। बनवारी लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो नरेश जी, आपके चैनल को, आपको एवं अजमेर की जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा इसी की आशा के साथ में मैं मेरे जीवन की वो दृश्य बताऊंगा आपको कि जो चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों कि मेरा पूरा ही जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। मैंने सेवा काल 10 तक तो मैंने सेवा करी सरकारी, उस टाइम में भी मैं समाज सेवा में तत्परतापूर्वक लगा हुआ रहता था और उस समय की उपलब्धि, मुझे दुख होता है कि नगर निगम के पार्षद लोग चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन उस टाइम में मैंने सभी पार्षदों से, एडीए से, नगर निगम से एक निवेदन किया था कि इन एडीए कॉलोनी में सफाई की व्यवस्था की जाए। लेटर लिखा हुआ आता था कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है एडीए कॉलोनी की। अच्छा। एडीए कहता था कि नहीं साहब, आप नगर निगम में जाओ, ये काम सफाई का उनका है। आखिर में मैंने विकास समिति से प्रयत्न किए, जब मैं सफल नहीं हुआ तो मैंने एक अजमेर की संयुक्त विकास समिति बनाई और हमने सबने आंदोलन किया, जिसकी अखबारों की कटिंग आपके सामने रखूंगा मैं। उसमें स्पष्ट रूप से मैंने 10 साल तक लगातार संघर्ष करने के बाद में 250 कर्मचारी अलाटमेंट करवाए और जिसका भुगतान एडीए नगर निगम को करने लगा, जब जाकर के इन्होंने सफाई व्यवस्था चालू करी। इसके पश्चात जब अपने आधार कार्ड की जो समस्या थी, पब्लिक इधर उधर भटक रही थी और वो सुबह से शाम तक चक्कर लगा के बेचारे आ जाते थे, भाई हमारे को तो नंबर नहीं आया। मैंने कलेक्टर साहब को लिखा, साहब इस आधार कार्ड के लिए मैं सामुदायिक भवन में 10 दिन तक कैंप लगाऊंगा और इसमें एक भी आदमी परेशान नहीं होगा, उसको टेलीफोन नंबर ले करके उसको सूचित कर दूंगा, कार्ड बनाए। 10 दिन तक मैंने सफलतम आधार कार्ड का कैंप लगाया। स्वाइन फ्लू की बीमारी आई तो हमने सोचा कि भाई कि एक दिन का काढ़ा पिला करके सब जने हैं जो तीसरी कर लेते हैं, भाई काढ़ा पिला दिया ठीक हो गया। उसका कायदा होता है, लगातार 3 दिन तक काढ़ा पिलाएंगे, जब ही जाके वो दवाई फायदा करती है। मैंने सामुदायिक भवन में 10,000 आदमियों को 3 दिन तक लगातार, हमारी सेवा समिति, विकास समिति, सब ने मिल करके सहयोग किया और काढ़ा पिलाया जनता को। ये तो हुई मेरी पहले की। अब उसके बाद में जब इतनी मेरी कार्यक्षमता देख करके पार्टी ने मेरे से कहा कि आप सक्रिय राजनीति में आ जाओ। मैंने 4/8 को वीआरएस लेकर के मुझे 2 नंबर से टिकट दिया गया। अच्छा, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आप सेवा में आए थे? हाँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, हालांकि 1.5 साल ही था सर्विस का, लेकिन मुझे जो भी पदों पे बैठे हुए हैं उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस सक्रिय राजनीति में आओगे तो अपन कामयाब और ज़्यादा होंगे। तो मैंने भी सोचा बहुत बढ़िया ऑफर है और जनता की सेवा का और भी ज़्यादा मौका मिलेगा, क्योंकि पद मिलेगा, पद के अनुसार काम ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैंने स्वीकार कर लिया। 2 नंबर में मेरे को टिकट दिया गया, जिसमें ज्ञानजी सारस्वत भाई साहब के खिलाफ में मैं लड़ा, संघर्ष किया, लेकिन वहाँ पे मेरा नया वार्ड होने की वजह से और मेरी कर्म भूमि नहीं थी, इसलिए वहाँ से मुझे पराजय का सामना करना पड़ा। अच्छा, लेकिन अब मैं पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये आप लोग भी जानते हो कि ये लोग खुद अपने आप के कैंडिडेट के लिए पाँव कुल्हाड़ी मारते हैं। वो तो राजनीति का धर्म समझ लो, लेकिन मैं इस विचारधारा को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। कई जने कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ जायज है, ऐसा ही चलता है, और मेरी विचारधारा है कि आप गंदगी को बढ़ावा दे रहे हो इस तरीके के विचार रख करके। उसको डिमोरलाइज करो, ऐसे आदमियों को, उसको प्रोत्साहित मत करो कि राजनीति में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है क्या अपने कि भाई राजनीति में ऐसी चीजें होगी। सही बात है। फिर बहुत अच्छी देखिए सोच है बनवारी लाल जी की। आम लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में गंध है और इसमें क्यों अपन पढ़ें, इस तरह की बात करते हैं। बनवारी लाल जी कह रहे हैं कि कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बुक में नहीं लिखा है कि राजनीति में इस तरह के दुष्ट लोग ही आएंगे। अगर आप अच्छे हो तो आप ऐसी सोच वाले लोगों को, ऐसे लोगों को डिमोरलाइज करने का काम रेगुलर करेंगे, तब जाके जो है सकारात्मकता कहीं ना कहीं अपनी जगह पाएगी। बहुत अच्छी बात है। बनवारी जी, एक बात बताइए, आपने सरकारी नौकरी भी की है
आप इस वक्त जनसेवा लोगों के बीच में भी चल रहे हैं। हाँ। दोनों चीज़ों में आपको फ़र्क, आपको बहुत डीप कंट्रास्ट मालूम होगा। कैसा लगता है आपको? नहीं, मतलब क्या फ़र्क है दोनों में? फर्क बहुत है। उसमें क्या था कि वो एक पार्ट टाइम था मेरा। सर्विस पीरियड में जो जनसेवा करता था वो एक पार्ट टाइम जैसा है, क्योंकि नौकरी भी करनी पड़ती थी और वो भी करनी पड़ती थी। इसमें डिफरेंट ये था कि एक मौका मिलना चाहिए था कि भाई इतना बढ़िया काम करूं कि दिखाऊं क्या वास्तव में काम क्या होता है और काम कैसे नहीं किया जाता है, लोग बाग क्यों मना करते हैं। वो मुझे सबको पकड़ है, क्योंकि मैं भी एक ऑडिट विभाग में रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि आदमी कहाँ क्या 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 कमजोरी करता है। तो उसको मैं निराकरण करने के लिए, प्रयास के लिए मैं युद्ध स्तर पर मैंने लड़ाई लड़ी लड़ने को। लेकिन जब वार्ड नंबर 1 मेरा जो जनरल हो गया गत बार 15 के चुनाव में, तो मेरे को टिकट से वंचित कर दिया गया। मेरे को आखिर के अंदर 2 बजे करीबन मेरा किया, तो मुझे कारण समझ में नहीं आया कि मेरी ज़िंदगी खराब हो गई उधर, तो नौकरी छोड़ के। हालांकि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईश्वर देगा जितना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये मेरी विचारधारा है। लेकिन एक मन में मानव होने के नाते एक ग्लानि होती है, और कॉलोनी वाले जिनके साथ में मैं जुड़ा हुआ हूँ उनको भी मन में दुख हुआ कि शर्मा जी के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने मेरे से आग्रह किया कि नहीं शर्मा जी आप लड़ो, हम लोग आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैं इस चक्कर लेकर के मैंने प्रण करके चुनाव में मैदान में उतर गया। इतनी कंपटीशन हुई कि 765 वोट मेरे हैं, जो बेल्ट है उसमें से मिला करके मैंने जो दूसरी पार्टी के वोट काटे, उसके बावजूद भी यदि पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीतता है, इसमें मेरी क्या गलती है? जिस पार्टी का जो उम्मीदवार था वो न तो उस वार्ड का निवासी था, न उस वार्ड में कभी काम किया। ऐसे व्यक्ति को टिकट देने से पार्टी ने खुद की तो सीट खोई ही, और मेरे को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। नहीं तो अब आप एक बात बताइए, ये तो पहले की है बात, अब आप ये बताइए, आप इतने सालों से चाहे पार्षद कोई भी रहा हो, आप वही विकास समिति चलाते हैं, आपको एक्सपीरियंस है इस बोर्ड का। आपकी नज़र से आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक बात। दूसरी बात, अगर जनता आपको मौका देती है, जनता आपको साथ देती है, कोई पार्टी आपको मौका देती है यार आप पार्षद बन जाते हैं, तो आप वो समस्या हल करने के लिए क्या करेंगे और क्या कार्यशैली होगी आपकी? मतलब जनता से आप क्या वादा कर रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिल गया तो मैं ये करूँगा? अपना विजन बताइए। देखिए, मैं आपको इस शब्द के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ इसको कि सच्चाई से तो मैं मुंह मोड़ता नहीं हूँ, और काम से मैं पीछे हटता नहीं हूँ, और जनता के साथ धोखा करता नहीं हूँ, और हिम्मत कभी हारता नहीं हूँ। इसलिए मेरी जीत होगी। जनता से ये वादा है कि ये चीज़ों से मैं परिपूर्ण उतरूंगा। सही। अब ये बात कहूँ आपको कि काम के मामले में पहले मेरे इसमें कोई सुधार नहीं है। आज एग्जाम्पल बताऊँ, मैंने रोड बनवाया, मैंने उसको ठेकेदार को फ़ोन किया कि आप इस रोड को बढ़ाइए, कि नहीं साहब एमएलए साहब इसका उद्घाटन करेंगे। अब उनको कब तो उद्घाटन का समय मिलेगा, कब वो रोड कंप्लीट पड़ी? उद्घाटन तो कंप्लीट रोड का ही होगा ना। तो नहीं, कब बढ़ेंगे, कब क्या होगा? जो चीज़ एडीए आराम से कर सकती है, नियमानुसार करती है, उसमें तो विधायक महोदय उद्घाटन करते हैं। ज्ञान विहार कॉलोनी हमारी एक ऐसी है जिसमें 500 घर है, जिसके अंदर हालात ऐसी है कि लोग बाग निकल नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे एमएलए फंड का पैसा लगना चाहिए। मेरा कहने का मतलब मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एमएलए का फंड का पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ पे डिपार्टमेंट असहाय हो करने। अब ज्ञान विहार कॉलोनी के आज की तारीख में उनके बच्चे निकल नहीं सकते, स्कूटर वाले निकल नहीं सकते, ये पोजीशन है उस कॉलोनी। तो मेरी जो जनता से वादा है मेरा कि मैं जितना कहूँगा उतना करूँगा। पहले से कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए मैं उस परिवर्तन लाना चाहता हूँ। आज की तारीख में रोड में पेच वर्क कर करके सारे काम हो गए, लेकिन वो रोड जब तक कंप्लीट नहीं बनेगी, जब तक ऐसे ही पैसे का दुरुपयोग होगा और रोड के लोग बाग भी संतुष्ट नहीं होंगे। सही बात है। कब तक पैसे लगाओगे? झाड़ियाँ फैली हुई है आपके सामने। मैंने कलेक्टर साहब को ये लिखा कि हमने मकान बनाए, पहले हमने नियम की पालना करी, तो हम लोग दुखी हो रहे हैं, और आप एडीए में अवधि विस्तार करके पैसे कमा रहे हो, और भूमाफिया उसको बढ़ा के रेट के उसके पैसे दे रहा है, ले रहा है। तो वो तो हो गए फायदे में। पब्लिक कौन परेशान है? बेचारों की मकानों की फर्श बैठ जाती है, पानी भरा हुआ है, बदबू आती है, कोई गंदगी उसके अंदर डाल जाता है, सुअर कोई डाल जाता है। तो ये व्यवस्थाएं कब तक होगी? पहले एक बार जब आंदोलन किया था तो इसकी फोटो, ये चीज क्या, ये इन साइट्स की तस्वीर है, ये साइड की तस्वीर है जिन पर ये झाड़ियाँ उगी हुई हैं। और हाँ, ये झाड़ियाँ, ये तो कुछ कॉलोनियों का है, सारी फोटो तो बहुत सारी होता है। ये देखिए, मैं आप दिखाना चाहूँगा रुपेंद्र जी जरा, ये स्थिति है, ये इनका रिसर्च है कॉलोनीज को लेके। ये देखिए, मतलब अगर इस तरह से रिसर्चफुल होके और इस तरह से अपना
काम लोगों के बीच में ला के प्रशासन की आंख खोल के अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो मेरी नज़र में वाकई बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप बनवारी लाल जी। और इसलिए हमने जब घेराव किया था, जब ये कर दिया था कि झाड़ियाँ कटेगी, लेकिन वो 1 साल ही कट के रहेगी। उसके बाद में तो झाड़ियाँ तो हमेशा हर बरसात में उगती है, लेकिन मैंने अधिकांश तो रोड के सहारे की तो मैंने हर साल कटवाने से वो फायदा हो गया, लेकिन फिर ढिलाई हो गई। तो बनवारी जी अब आपको मतलब आपको किस पार्टी से उम्मीद है अब? वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से सहमत हूं, क्योंकि मैं सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्तित्व के हिसाब से काम करने वाला आदमी हूं। मेरे को जाति संप्रदाय से कोई, मेरे को मानव और इंसानियत का जिसमें है उसके साथ में लगता हूं। मुझे आशा है कि पहले पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया था या गलती से हुआ वो तो वो लोग जाने, लेकिन इन फ्यूचर में यदि मेरे को पार्टी मौका देती है तो ये सीट मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और जीत के रहूँगा, और एक तरफा जीत होगी। और बाकी यदि पार्टी यदि नहीं देती है उसके बारे में विचार पब्लिक करेगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता अभी। मेरे ख्याल से आपकी भी कितनी आई होगी बनवारी लाल जी? मेरी 68 है ना? आप 68 साल के हो गए। मैं देखा जाए तो ये एक तरह से सेकंड लास्ट नहीं तो लास्ट मौका, लास्ट है मेरी जिंदगी का आखिरी है, लेकिन मैं जाते जाते कुछ करके दिखा देना चाहता हूँ युवाओं को। आप जाते जाते मैं तो ये चाहूंगा कि आप जाते जाते एक बार उन सब लोगों के लिए एक उदाहरण सेट करके जाएं जो अपना जीवन राजनीति में गंवा रहे हैं। आप जाते जाते कुछ ऐसा करके जाएं कि आपको देखकर लोग उदाहरण दें कि एक थे बनवारी लाल जी। तो मैं तो ये कहूँगा पार्टी आपको टिकट दे न दे, आप पार्षद बनो न बनो, आज भी उस वार्ड के केयर टेकर सर्वे सर्वा आप ही हो, है ना? आपने सम्मान जो अर्जित करना है अपने जीवन में कर लिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस बार आप जनता के समर्थन से निर्दलीय भी अगर लड़ना पड़े तो आप कोशिश करें। देखिए नरेश, मुझे लगता है कि आप जैसे व्यक्ति को लोग साथ देंगे। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। एक बात कहता हूँ कि मैं तो युवाओं में एक प्रेरणा देना चाहता हूँ कि काम का तरीका क्या है, कैसे करते हैं। लोग बाग जैसे ही चुनाव आते हैं सब ऐसे निकल के आ रहे हैं जैसे कि बहुत जबरदस्त लड्डू बट रहे हो जैसे। कभी कभी काम किया नहीं है, लेकिन 2 साल के अंदर 1 साल के अंदर फटाफट भाई हाँ भाई मैं भी व्हाट्सएप पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, सब आ रहे हैं। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, कोई मना नहीं करता, लेकिन कर्तव्य की जब तक आप आत्मा में नहीं सोचोगे ना अपना कर्तव्य क्या है, जब तक ये राजनीति की गंदगी और ये नगर निगम हो चाहे एडीओ हो, ये कोई नहीं सुधरने वाले। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा साबित करके बताऊंगा कि इनके सबको काम करना पड़ेगा, समय पे करना पड़ेगा, चाहे पानी की समस्या हो। जैसे आज सब विभागों में सब पब्लिक जाती है, धक्के खा के आती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी और चाहे विभागों की पॉलिसी है कि जितना दौड़ा लोगे वो थक करके बैठ जाएगा, उसमें से 100 आएंगे तो 2 रह जाएंगे। लेकिन मैं हूं कि मैं थकूंगा नहीं, उनको थका दूंगा और वो काम करवा के बताऊंगा। ये प्रेरणा है मेरे। और मेरे को उस वार्ड में ज्ञान विहार, नौसर घाटी और चाहे हरिबाऊ हो, बीके कॉल हो, चंद्र ये पंसिल हो, ये आपके पत्रकार कॉलोनी है, महाराणा प्रताप है, सब बच्चा बच्चा जानता है। और शर्मा जी के नाम से मुझे जो आदर मिलता है मेरे मन में बहुत खुशी होती है। वो लोग मेरे काम की प्रशंसा करते हैं, मेरे को खुशी होती है, मेरे आत्मा में और आगे आने की प्रेरणा मिलती है मेरे को। हालांकि मैं पैसे से कमजोर हूँ एक तरीके से, लेकिन आप लोगों के सहयोग से जो मेरे को है ना वो कमी महसूस नहीं होती मेरे को। पैसे की कमजोरी कहीं नहीं आती, आपके पास सम्मान है तो और आप सब कुछ किया। ये मेरा दावा है, मेरा आखिरी, ईश्वर ने मेरे को एक ऐसी शक्ति है कि ये मैं चुनाव जीतूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से। जनता मेरे को फुल सपोर्ट करेगी और पार्टी भी मैं जानो बहुत ही 99% मूल्य उम्मीद है कि वह जरूर मेरे को टिकट देगी। और तो उनका आदेश से होता है। यह थे बनवारी लाल शर्मा जी। हमारी शुभकामनाएं हैं बनवारी लाल जी को कि ईश्वर उन्हें उम्र के इस पड़ाव में आकर यह आखिरी मौका ज़रूर देंगे। हमें हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि ऐसे लोगों की सिंसियरिटी को ध्यान रखा जाए। राजनीतिक दलों से अपील है कि टिकटों का बंटन सिर्फ अपनी गुटबाजी और खींचतान में ना करके जेन्युइन लेवल्स पर करें और बनवारी लाल जी जैसे कर्मठ लोगों को साथ दें। फिर किसी वार्ड के उम्मीदवार के साथ फिर किसी, हाँ बताइए। एक सामुदायिक भवन का मैटर मेरे दिमाग से उतर गया था। बोलिए। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अजमेर में कोई सामुदायिक भवन एडी की तरफ से नहीं थे। मेरा ये प्रयत्न था कि एक सामुदायिक बना के ये साबित कर सकूं कि सरकारी संपत्ति कैसे सुरक्षित नहीं रह सकती, कैसे साफ सुथरी नहीं रह सकती और कैसे आमदनी नहीं हो सकती। मैंने उस सामुदायिकों को नींव से लेकर के 2 मंजिल तक बनवाया। 7 साल तक मैंने उसका संचालन किया।
किसी भी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं आई, इतना सुंदर लगता था, इतना स्वच्छ था। और अजमेर से नहीं, राजस्थान से, गुजरात से भी जो महाराज आए थे उन्होंने भी कहा था कि ये आपकी इतनी मेहनत रंग लाएगी, बहुत बढ़िया है। तो मेरे मन में बहुत खुशी सी थी। लेकिन मेरा अति उत्साहित जो काम करना था वो कुछ व्यक्तियों को चुभन हो गई और आज उस सामुदायिक भवन की दुर्दशा कर दी और बेरे से लेकर के अब उसमें 5 लाख का उसमें घाटा आ चुका है एडीए को। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी चीजें जब अपन ने स्थापित करी है तो उसको बढ़ाया रखें। सामुदायिक भवन किस जगह स्थित है? हरिवा उपाध्याय नगर मुख्य में है। मुख्य में ये दारसेन स्मारक वाला आप आए थे ना? नहीं, दारसेन वाला अलग है, वो है, दोनों एक साथ चालू हुए थे। अच्छा। लेकिन मैंने सबसे पहले मेरा बना, उसके बाद में संचालन मिला और 1 साल भर तक उसके ताले ही बंद रहे थे आपसी एडीए के उनके डिस्प्यूट में। बाद में मेरे को संचालन का मौका दिया और मैंने जनता को इतनी सुविधा दी क्योंकि मेरी धारणा थी कि लड़की वाला हो चाहे लड़के वाला हो। क्या है उसकी स्थिति, रख दीजिए। इस वक्त क्या स्थिति है उसकी? अब है जो वो अभी तो इंदिरा रसोई में चालू है, लेकिन इसके पहले साल भर से ही वो खत्म हो चुका है एक तरीके। अच्छा। उसमें तीये की बैठक ही हो रही है और 5 लाख का जिस सेवा समिति को दिया गया था उसमें 5 लाख का घाटा हुआ क्योंकि प्रतिवर्ष उसमें मेंटेनेंस का वो खर्चा उनको करना था। उन्होंने किया नहीं। मैंने कंप्लेंट करी थी कि भाई इसको साल भर के अनुबंध के हिसाब से ये काम इनको करने थे, इन्होंने किए नहीं, इसलिए सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, इसको आर्थिक नुकसान हुआ और जनता की सुविधाएं छीनी गई। फिर अग्रवाल साहब जो एडीए के आयुक्त थे उन्होंने मुझे बुलाया, मीटिंग करी मेरे साथ में कि सरबाजी इसमें कैसे हो सकता है। मैंने उनको उपाय बताए, लेकिन वो थोड़े दिन बाद में उनका ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो बीच में इसमें क्या सुझाव है प्रशासन को आपका? यहाँ प्रशासन का है कि एक्चुअल में एडीए के बस की बात नहीं है उसको चलाने की। वहाँ की स्थानीय जो भी समितियां हैं, आप रूल्स रेगुलेशन को कठोर करो, चेक करो तो आराम से उसको सुधार सकते हो। पब्लिक के काम में आएगा, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ के स्थानीय नागरिकों को। और उसमें किराए में जो इतनी बढ़ोतरी करी है उसको कम करना चाहिए। 41,000 रुपये तो व्यवसायिक केंद्र हो गया एक तरीके से। सही बात है कि आप 41,000 रुपये किराया ले रहे हो, उसके ऊपर लाइट के, फिर सफाई के, पानी के। 41,000 रुपये किस चीज का किराया ले रहे हैं वो? 41,000 रुपये सामुदायिक भवन का किराया पर डे। कोई भी आयोजन लेता है तो हाँ, वो सरकारी सामुदायिक भवन, सरकारी सामुदायिक। 41,000 बताइए, इतना तो कोई प्राइवेट भी वो लोग भी नहीं लेते हैं। अब देखिए पुराने और एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठने से ये चीजें सामने आती हैं। मैं तो इंटरव्यू खत्म ही कर रहा था, इन्होंने मुझे रोक के ये चीज कही। वाकई साधुवाद के पात्र हैं आप बनवारीलाल जी। कल टीम होराइजन इस चीज को बाकायदा टेकअप करेगी और हम लोग इस चीज़ को फॉलो अप करेंगे। एक सरकारी सुविधा के लिए चलने वाली चीज़ सरकार द्वारा बनाएगी जनता की सुविधा के लिए। 41,000 रुपये का किराया वसूलती है और सारे पार्षद, सारे बैठे हुए सर्वे सर्रा लोग मौन बैठते। बड़ी शर्म की बात है। कुछ नहीं, वाकई मैंने खूब संघर्ष किया, बाद में माना था, प्रशासन के सामने मैंने रखी थी। यदि आप लोगों से नहीं चला, मैंने निःशुल्क सेवा दी। मेरे ऊपर जैसे आरोप लगाया लोग बागों ने तो पार्टी पॉलिटिक्स से चेंज कर दिया। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, आप लोग चला के दिखा दो उसको। लेकिन वो लोग असफल हो गए क्योंकि उसमें मेहनत मांगती है। मेरा ध्येय ये था जो लड़का लड़के वाला आता है वो ये सोच के नहीं जाओ कि कैसी जगह बुक कराइए यार, परेशान हो गए। सही बात है। उनको सारी सुविधाएं देता था, चाहे रात को आधी रात को उठ करके आओ और चाहे सुबह जल्दी जाओ, उनको सुविधाएं देता था जब वो बुकिंग होती थी। मेरे को क्या जाता, मेरे को कुछ नहीं दिया था। मैंने 8.5 लाख रुपये, 25 लाख की तो रोकड़ कमाई दी है एडीए को। 8.5 लाख रुपए का स्थायी निर्माण कार्य कराया, उसके अंदर रंगरोगन कराया, कॉलोनी को डेवलप किया, 150 पेड़ लगाए हैं और सारे मार्गों के डिमार्केशन पथ के वो लगाए। बताइए उस पैसे में से। और उसके बाद में देने के बाद 3 साल में उल्टा 5.5 लाख रुपए का घाटा हो गया। चलिए ये अच्छी चीज़ है, ये टेकअप की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपको ये चीज़ उजागर करने के लिए बनवारीलाल जी। आप अब यह चीज़ देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमने देखा है, मेरे गुरु हैं वो मुझसे कहते थे कि नरेश, किसी की भी जीवन यात्रा जाया नहीं जाती है। आप जीवन में जो भी काम कर रहे हैं वो उस काम का किसी न किसी को लाभ, आपको मिले न मिले, किसी न किसी को लाभ जरूर मिलता है। कुछ ऐसा ही लगा मुझे बनवारीलाल जी से मिलकर, बहुत खुशी हुई। फिर मिलेंगे किसी और वार्ड के दावेदार के साथ, किसी और वार्ड के एफिशिएंट नए चेहरे के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू।